नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने सीमा की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। एक पक्षीय सीमा यानी कि वन साइडेड लिमिट। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी फलन के चर x के किसी बिंदु a की ओर प्रवृत्त होने पर फलन f(x) सीमा l की ओर यदि प्रवृत्त होता है, यानी कि जब x टेंडिंग्स टू a then the function f(x) tendings to the limit l, अर्थात जो कि हमने कहा अभी, यानी कि उस केस में फलन f(x) की सीमा क्या होगी? l। तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं when f(x) tendings to l, f(x) tendings to l when x tendings to, यानी कि जैसे जैसे x a की ओर प्रवृत्त होगा तो f(x) जो है वो l की ओर अग्रसर होगा। अब यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 विद्यमान है कि मॉड्यूलस ऑफ f(x) माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। ये हमने सीमा की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें यही था कि जब x मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा, देन f(x) माइनस l का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। तब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) है उसकी सीमा l होती है। अब यदि हम, चूंकि ये जो सीमा की परिभाषा है वो a के किसी रिलेटेड नेबरहुड में परिभाषित होती है, यानी कि a के विलोपी सामीप्य में परिभाषित की जाती है। तो अब यदि a के जो डिलीटेड नेबरहुड यानी कि विलोपी सामीप्य जो है, इसका डेल्टा विलोपी सामीप्य, उसको हम बिंदु a पर दो भाग यानी कि a माइनस डेल्टा a और a प्लस डेल्टा में यदि विभाजित कर दें तो इस लिमिट की डेफिनेशन से x जो है वो, चूँकि x जो है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करता है। अब हमने a को यहाँ दो भागों में, इस डिलीटेड नेबरहुड को दो भागों में विभाजित कर दिया। इसका मतलब x जो है इन दोनों में से किसी भी भाग में विद्यमान हो सकता है। अर्थात यदि x एक की ओर दाईं ओर अथवा बाईं ओर दोनों तरफ से वो a की ओर प्रवृत्त हो सकता है, उसकी ओर अग्रसर हो सकता है। परंतु यदि x a की ओर, हम ये कहते हैं कि x a की ओर जो है केवल दाईं तरफ से ही अप्रोच कर सकता है या केवल बाईं तरफ से ही अप्रोच कर सकता है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि x a की ओर केवल दाईं ओर से या केवल बाईं ओर से ही प्रवृत्त हो सके तो उस स्थिति में जो फलन जिस सीमा की ओर प्रवृत्त होता है वह सीमा एक पक्षीय सीमा कहलाती है, यानी कि एक साइड से ही वह a की ओर प्रवृत्त हो तो हम क्या कहते हैं, वह जो फलन की सीमा है वो एक पक्षीय यानी कि वन साइडेड लिमिट कहलाती है। इसी से हम आगे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं एक जो है वाम पक्षीय सीमा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। फलन f के x के बाईं ओर से, यानी कि जब x a के बाईं ओर हो, मीन्स x इज लेस देन a, तो f के जो है x के बाईं ओर से a की ओर प्रवृत्त होने पर, यानी कि जब x जो है a की ओर बाईं ओर से अप्रोच कर रहा है, उसकी ओर प्रवृत्त हो रहा है, जो राशि l है वह वाम पक्ष सीमा कहलाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 हमारे पास विद्यमान हो कि x जो है वो a माइनस डेल्टा और a माइनस डेल्टा और a के बीच में लाई करता हो, उसमें बिलोंग करता हो, तो उस केस में मॉड्यूलस ऑफ f(x) माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो। तो ये जो सीमा है ये वामपक्षीय सीमा कहलाती है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंडिंग्स टू a माइनस 0। यहाँ x टेंडिंग्स टू a माइनस 0 का मतलब ये है x जो है a की ओर a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मीन्स f ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू l। इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये
वाम पक्षीय सीमा की हमने परिभाषा पढ़ी। अब हम देखते हैं दक्षिण पक्षीय सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम ये कहेंगे कि यदि फलन f के x की दाईं ओर से a की ओर प्रवृत्त होने पर, मीन्स यानी कि जब x इज ग्रेटर देन a हो, यानी कि x a के दाईं ओर से a की ओर प्रवृत्त हो रहा हो, तो ऐसा होने पर जो राशि l है वो दक्षिण पक्षीय सीमा कहलाती है। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 ऐसा हमारे पास विद्यमान हो कि x जो है a प्लस डेल्टा के बीच में बिलोंग करता हो, और उस केस में यदि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन हो, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एन एल व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू a प्लस 0, मीन्स एक्स a की ओर दाईं ओर से प्रवृत्त हो रहा है, यानी कि f ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू एल। तो ये दक्षिण पक्षीय सीमा यानी कि दाईं सीमा जो है राइट हैंड लिमिट कहलाती है। अब यदि फलन का अस्तित्व होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर फलन की किसी बिंदु फलन एफ एक्स की किसी बिंदु a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यानी कि वाम पक्षीय सीमा और दक्षिण पक्षीय सीमा दोनों एग्जिस्ट करती हो और दोनों समान भी हो, तो फलन की सीमा का अस्तित्व होता है, और वो जो कॉमन वैल्यू आती है, जो उभयनिष्ठ मान आता है, वो उस बिंदु पर फलन की सीमा कहलाती है। आगे देखते हैं, हम एक प्रमेय पढ़ते हैं। यदि फलन की सीमा एक बिंदु पर विद्यमान होती है तो वह अद्वितीय होती है, यानी कि किसी बिंदु पर अगर फलन की सीमा विद्यमान है, एग्जिस्ट करती है, तो वह एक और केवल एक होती है, यानी कि यूनिक होती है। तो मान लेते हैं हम कि किसी बिंदु फलन की जो है किसी बिंदु x बराबर a पर दो सीमाएं हैं l और l डैश, और ये दोनों अलग अलग है, हमने दोनों को अलग अलग माना, यानी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल वन एक्स टेंडिंग्स टू ए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चूंकि फलन की सीमा l और l डैश है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल वन एक्स टेंडिंग्स टू ए एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल डैश वन एक्स टेंडिंग्स टू ए, यानी कि x के a की ओर प्रवृत्त होने पर एफ एक्स जो है l को प्रवृत्त होता है, तथा x के a की ओर प्रवृत्त होने पर जो फलन एफ एक्स है वो l डैश को भी प्रवृत्त होता है, जहाँ पर l और l डैश दोनों बराबर नहीं हैं। अब चूंकि l इज़ नॉट इक्वल टू l डैश है, तो मॉड्यूलस ऑफ l माइनस l डैश जो है डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। अब हम देखते हैं कि यदि एप्सिलॉन की वैल्यू हम ये मानकर चलें कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ l माइनस l डैश अपॉन 2। अब चूंकि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू यही क्यों मानी, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो आगे हम जब पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि यही क्यों माना। तो एप्सिलॉन को हमने ये मान लिया, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब दिए हुए एप्सिलॉन के ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास डेल्टा वन इज ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान है कि लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा वन। परिभाषा से ही हमने लिखा, क्योंकि फलन एफ एक्स की सीमा जो एल है, मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल, मीन्स यहाँ पर हमारे पास किसी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा डेल्टा वन इज ग्रेटर देन 0 विद्यमान है, ताकि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए का मॉड्यूलस जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा वन है। ये परिभाषा से हमने लिख दिया, इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। हमें यह भी दिया गया है कि मॉड्यूलर लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल डैश, मीन्स जब एक्स ए की ओर प्रवृत्त होता है तो फलन एफ एक्स जो है वो एल डैश की ओर प्रवृत्त होता है, मतलब एफ एक्स की सीमा एल डैश है। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं, अर्थात दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास डेल्टा टू इज ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान है कि जब x माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा टू होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। मीन्स x का मान a माइनस डेल्टा टू से a प्लस डेल्टा टू के बीच में लाई करेगा, उसके लिए एफ एक्स का मान एल डैश माइनस एप्सिलॉन
एल डैश प्लस एप्सिलॉन के बीच में विद्यमान होगा। यह भी इस तरह से भी हम कह सकते हैं इस लाइन को। अब यदि हम मान लें कि डेल्टा जो है वो मिनिमम है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का, तो जब डेल्टा को हमने इसका मिनिमम माना है, न्यूनतम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का, तो अगर x माइनस ए का मॉड्यूलस जो है ग्रेटर दैन 0 लेस दैन डेल्टा है, मतलब x जो है वो बिलोंग करता है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में, तो x जो है a माइनस डेल्टा 1 और a प्लस डेल्टा 1 के बीच में भी लाई करेगा, और a माइनस डेल्टा 2 और a प्लस डेल्टा 2 के बीच में भी लाई करेगा। ये इस लाइन का मतलब है। मतलब हमने क्या कहा, यदि डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, देन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर दैन 0 लेस दैन डेल्टा। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर दैन 0 लेस दैन डेल्टा 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर दैन 0 लेस दैन डेल्टा 2। ये हमने दूसरी तरह से भी इस बात को कह दिया। आगे देखते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जबकि मॉड्यूलस ऑफ, देखो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन। ये होगा कब, जबकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन डेल्टा। यहाँ हमने डेल्टा ले लिया क्योंकि डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, और हमने यह भी बता भी दिया। अब हम इस टर्म को देखते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एल डैश, इसे हम देखें तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ, हमने क्या करा, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कर दिया इसमें। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल डैश। क्योंकि यहाँ एक इनइक्वालिटी है जो कि हमने रियल एनालिसिस में की एक इनइक्वालिटी है, उससे हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल डैश। अब ये जो पहली टर्म है मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एफ एक्स, इसे हम मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल भी कह सकते हैं। दूसरी टर्म एज इट इज़ हमने लिख दी, इसलिए इसके बराबर हमने यहाँ लिखा है। मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एल डैश, वो लेस देन और इक्वल टू चल रही है इसके। अब यहाँ पर ये जो टर्म आई है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल, ये यहाँ पिछली जो हमारे पास समीकरण है उससे हम यहाँ कह सकते हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। इसी प्रकार मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल डैश जो है वो भी क्या है हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये मान हमने यहाँ रख दिए, इज लेस देन एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स ये लेस देन टू एप्सिलॉन हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एल डैश इज लेस देन टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करते ही आ गया हमारे पास एल माइनस एल डैश। मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एल डैश इज लेस देन राइट हैंड साइड क्या आई, मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एल डैश। तो ये हमारे पास एक विरोधाभास आ गया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एल डैश इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस एल डैश। इसका मतलब यह असत्य है, और हमारी जो पूर्व मान्यता है कि जो हमने मानी थी एल इज़ नॉट इक्वल टू एल डैश, वो गलत है। तो मतलब हमारा ये मानना गलत था कि एल इज़ नॉट इक्वल टू एल डैश। तो इसका मतलब सही क्या होगा, एल इज़ इक्वल टू एल डैश। अर्थात फलन की दिए गए बिंदु पर सीमा अगर विद्यमान है तो वह अद्वितीय होती है। तो आज हमने इस प्रमेय के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।